हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रेन के शंटिंग यार्ड्स में घटी कुछ अजीब और गरीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं ट्रेन से ही रिलेटेड है। लेकिन घटनाएं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप अभी हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली स्टोरी किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हावर्ड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको हार्वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम हार्वर्ड है। मैं अमेरिकन लोको पायलट हूं। यह घटना मेरे साथ सन 1980 में घटी थी। उस वक्त मुझे लोको पायलट बने करीब 5 साल हो चुके थे। मेरा ट्रांसफर अमेरिका में न्यूको नाम के एक शहर में हुआ जहां की रेलवेज मुझे संभालनी थी। वहां पर मैं एक इंजन का लोको पायलट बनाया गया। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी था जिसका नाम ड्रेवन था। ड्रेवन भी उस इंजन को करीब 1 साल से चला रहा था। मुझसे पहले उसका जो लोको पायलट था वो रिटायर हो गया था, इसलिए उसकी जगह मुझे शिफ्ट कर दिया गया। हम जिस ट्रेन को चलाते थे वो एक स्टीम इंजन थी। हालांकि हमें और भी ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन स्टीम इंजन ज़्यादातर उस वक्त मालगाड़ी की जगह यूज़ की जाती थी। धीरे धीरे स्टीम इंजन्स को नए इंजन से रिप्लेस भी किया जा रहा था क्योंकि उनमें फ्यूल काफ़ी ज़्यादा लगता था। जब इंजन्स का काम हो जाता था तो उन्हें शंटिंग यार्ड में खड़ा कर दिया करते थे और वो वहीं पर ही रहता था जब तक वो अगली मालगाड़ी को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता था। शंटिंग यार्ड में इंजन की सर्विसेज भी ठीक से हो जाती थी। हालांकि वो मेरा वहां पर पहला दिन था। वहां पर ढेर सारे शंटिंग यार्ड्स थे। कुछ ट्रेन वहीं पर ही पार्क होती थी और कुछ की सर्विसेज के लिए दूसरे शंटिंग यार्ड बने हुए थे। कई पुराने शंटिंग यार्ड भी थे जहां पर पुरानी ट्रेनें रखी हुई थी जिनका इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, और कुछ जो एकदम बेकार और ख़राब हो चुकी थी। ड्रेवन को कहीं जाना था। उसने मुझसे बोला कि मैं जाके शंटिंग यार्ड नंबर 2 में इस स्टीम इंजन को पार्क कर दूं और कम से कम 2 दिन तक अब इस इंजन को कहीं भी नहीं ले जाना है क्योंकि उसमें कोई दिक्कत आ गई थी। उसका कोई हिस्सा ढंग से काम नहीं कर रहा था जो आगे जाने में दिक्कत क्रिएट कर सकता था। इसलिए उसने मुझे वहीं पर पार्क करने के लिए बोला। हालांकि वो मेरे से ज़्यादा सीनियर था, इसलिए मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। उस वक्त रात के करीब 2 या 3 बज रहे थे। पूरा शंटिंग यार्ड एकदम खाली था। मुझे शंटिंग यार्ड 2 साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां पर पार्किंग के लिए एक आदमी और रहता है। जब मैं शंटिंग यार्ड 2 के पास पहुंचा तो उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया जिससे मैं ट्रेन को अंदर ले जाने लगा। ट्रेन को खड़ी करने के बाद मुझे शंटिंग यार्ड के उसी मैनेजर से पेपर को साइन करवाना था ताकि सब कुछ एकदम ठीक ठीक रिकॉर्ड में रहे कि मैंने ट्रेन को वहां पर ठीक से पार्क कर दिया है। जब मैं इंजन को लेकर शंटिंग यार्ड के अंदर गया तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। अजीब सी बदबू आ रही थी। उसके प्लेटफॉर्म पर घास फूस निकले हुए थे और कुछ ऐसी जगह पर थोड़े पेड़ भी निकले हुए थे जिनको वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। पुरानी डैमेज ट्रेन, टूटे हुए कांच, इतनी गंदगी मैंने पहली बार किसी शंटिंग यार्ड में देखी थी। और वहां पर इतनी बदबू थी कि मैं वहां पर रुक ही नहीं पा रहा था। इंजन को मेन गेट से ले जाते हुए जो एरिया मुझे दिया गया था वहां पर पार्क करने तक मुझे करीबन 15 मिनट लग गए। इस 15 मिनट के दरमियान मैंने सारी चीज़ों को चेक किया और इंजन को बंद किया। जब मैं इंजन से नीचे उतरा और उस आदमी को ढूंढने लगा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। मैं उस यार्ड के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका था। मैं उस आदमी का नाम भी बुला रहा था। उसका नाम शायद मैकलॉन था, जो कि पेपर में साफ साफ मेंशन भी था, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा। जब वो इंजन को पार्क करवा रहा था तो मैंने ढंग से उसको देखा भी नहीं था। मैंने इंजन के अंदर से सिर्फ हरी लाइट को ही देखा था। उसके बाद मैं इंजन को यार्ड के अंदर लेके चला गया था। वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उस यार्ड को देख के ऐसा लग रहा था कि कई सालों में मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो पहली बार यहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर कुछ और पुराने इंजन भी खड़े थे और कुछ बोगी के डब्बे भी खड़े थे जो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। मैं उस आदमी को आवाज़ देते हुए
शंटिंग यार्ड के बाहर की तरफ जा रहा था। तभी मैंने एक इंजन को देखा जिससे अटैच 2 बोगियां जुड़ी हुई थी। उसमें मुझे एक आदमी दिखा जो कि सीट पर बैठा हुआ था खिड़की की तरफ। वो आदमी उस बोगी के अंदर बैठा हुआ था। उस बोगी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर करीबन 5-6 सालों से खड़ी है। पूरा पेंट उतर चुका था, लोहों में जंग लग चुके थे और कुछ गद्दियां तो मैं ढंग से देख रहा था वो बुरी तरीके से फटी हुई थी। अजीब सी बदबू भी वहां पर आ रही थी। उस बोगी के टायर्स को जब मैंने देखा तो उसके सस्पेंशंस भी टूटे हुए थे। इससे साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो काफी सालों से यहीं पर ही है। मैंने उस आदमी को आवाज दी कि आप यहां पर क्यों बैठे हुए हो, आप यहां पर काम करते हो क्या? मैं उससे करीबन 1 मीटर दूरी पर ही खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो बस चुपचाप आगे की तरफ देख रहा था और शांति से बैठा हुआ था। ऐसा लगा नहीं कि वो मुझे सुन नहीं पाया। उसका चेहरा काफी ज्यादा बड़ा था, आंखें एकदम बड़ी बड़ी। देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जब उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। वो चोर भी हो सकता था और इस वक्त मुझे उसे यहां पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसे दोबारा बोला, लेकिन तेज आवाज में, कि तुम कौन हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यहां से बाहर निकलो, अपना नाम बताओ। मैंने लगातार 3-4 सवाल उससे पूछे, लेकिन उसका अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि मैं उसको डब्बे से बाहर निकालूं और उसके बाद उसको यहां से बाहर ले चलूं। जिस डब्बे में वो बैठा हुआ था, जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पर भी जंग लगा हुआ है और वो बहुत पुराना भी था। उसके हैंडल को घुमाने में तो मेरी हालत ही खराब हो गई। वो इतना मजबूत था कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं घुमा पाऊंगा, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, शरीर में ताकत भी थी, तो फिर मैंने उसको खोल लिया था। लेकिन जो आदमी अंदर बैठा हुआ था उसकी उम्र 40-45 साल से ऊपर की लग रही थी। वो शायद थोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। उसकी शक्ल को देख के लग नहीं रहा था कि वो इतना भारी दरवाजा खोल भी पाएगा। मैंने तुरंत उस दरवाजे को खोला और उसी सीट के पास जाने लगा। जब मैं उस बोगी के अंदर गया तो वो अंदर से और भी ज्यादा बदबू मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई चीज सड़ गई हो। पूरी बोगी के अंदर के हिस्से में पानी फैला हुआ था, सीट्स के कवर फटे हुए थे, जंग लगा हुआ था। जब मैं उस खिड़की के पास पहुंचा जहां पर वो आदमी मुझे बैठा हुआ दिखा था, तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो आदमी वहां से गायब हो गया था। मैंने फिर जितना ढूंढ सका वहां पर उस बोगी में उस आदमी को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। बोगी के सारे दरवाजे पहले से ही लॉक थे और मैं एक ही दरवाजे को खोल के आया था, और वो भी मुझे खोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने ट्रेन के अंदर से ही बैठे हुए बाहर की तरफ देखा तो मेरी नज़र वहां पर गई जहां पर मैंने अपने इंजन को पार्क किया था, जिससे मैं आया था। वहां पर वो आदमी टहल रहा था। चलते हुए वो इंजन की दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने चिल्ला के उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुका। मैं तुरंत उस बोगी के बाहर आया और उस आदमी को आवाज देने लगा, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गया। और ये चीज मैंने साफ साफ देखी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और फिर घबराते हुए बाहर की तरफ जा रहा था जहां से मैं इंजन को लेकर आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कहीं गलत जगह पर आ गया हूं। वो आदमी जिसने मुझे शुरुआत में ग्रीन लाइट दिखाई थी और जिसने मुझे अंदर आने का एक्सेस दिया था, वो भी मुझे फिर बाहर की तरफ से अंदर आते हुए दिख रहा था। मैं भागते हुए उसके पास गया और उसके पास जाते ही चिल्लाने लगा। मैंने उससे बोला कि तुम्हारा काम यहाँ पर रहना है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? उसने बोला कि आप गलत शंटिंग यार्ड में आ गए हैं। मैंने आपको इशारा किया था, लेकिन रुकने का। वो मेरी गलती थी कि मैंने गलती से रेड की जगह ग्रीन लाइट दिखा दी। ये बहुत ही भारी मिस्टेक थी जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। वो इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं चाहता तो इसकी कंप्लेन भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि उसने मुझसे कई बार माफ़ी मांगी। खैर, उस आदमी ने पहले ही मेन ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने दूसरे शंटिंग यार्ड में इंजन को पार्क कर दिया है। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे चेहरे पर टपकता हुआ पसीना देख के उसने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ, मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखा था जो अचानक से गायब हो गया और कुछ देर पहले मुझे वो एक बोगी में बैठा हुआ दिखाई दिया था। उसके दरवाजे इतने ज़्यादा भारी थे और जंग लगे हुए थे कि कोई भी आदमी उसे खोल नहीं पाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग भी था, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया, जिससे मुझे ये तो पता चल गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं,
कोई आत्मा या कोई रूह है। तो उस आदमी ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक आदमी हुआ करता था जो इस शंटिंग यार्ड की रखवाली किया करता था। एक बार एक इंजन ड्राइवर ने गलती से उसके सिग्नल को देखा नहीं और वो आदमी इंजन के नीचे दब के कट के मर गया, और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसकी मौत के करीबन 2-4 महीने बाद ही इस शंटिंग यार्ड को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लोग आने से डरने लगे। गवर्नमेंट जल्दी ही शंटिंग यार्ड को अच्छे से यूज में लाने वाली है, लेकिन तब तक ये बंद है। जब उसने इस घटना के बारे में मुझे बताया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने पहली बार किसी भूत को इतने पास से देखा था। वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया, करीबन 1 मीटर दूर। उसकी आंखों का वो खौफ मैं आज भी याद कर सकता हूँ, और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मैंने उससे बोला कि मैं इस इंजन को यहाँ से बाहर भी निकाल देता हूँ, लेकिन उसने मुझे मना किया। उसने मुझसे बोला कि वो बाद में इस इंजन को यहाँ से हटवा देगा, अभी मैं घर जाऊँ। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने होश में भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस वक्त जो कुछ भी घट रहा है वो बस मेरा एक वहम है और मैं किसी तरीके का कोई सपना देख रहा हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन ड्रेवन जब वो मुझे मिला तो मैंने इस घटना के बारे में उससे बताया। उसने कहा हाँ ये बात सच है, उसको भी ऐसा कई बार एक्सपीरियंस हुआ है कि उस एरिया में कोई ना कोई रात में टहला करता है। उसने भी कई बार शंटिंग यार्ड 1 और 3 के बीच में इंजन्स को पार्क किया है। वो कभी भी शंटिंग यार्ड 2 के अंदर नहीं गया, लेकिन उसको रात के अंधेरे में कभी कभी शंटिंग यार्ड 2 के पास कोई काली परछाई टहलती हुई नजर आती है। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसकी बात पर विश्वास भी किया, क्योंकि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी दोबारा करे। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरा नाम एलेक्स है। यह घटना अक्सर मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे, लेकिन जब पहली बार इस घटना के बारे में उन्होंने मुझे बताया था तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उनका नाम डेविड है। यह घटना उनके साथ तब घटी थी जब उनकी उम्र करीब 16 या 17 साल की थी। मेरे दादाजी ज़्यादा अमीर नहीं थे, थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे उस वक्त। अब तो हमारे घर के हालात थोड़े ठीक भी हैं। जहाँ पर वो रहते थे वो एक लकड़ियों का घर था। वो वहीं पर ही पैदा हुए, बड़े हुए, और उन्होंने अपनी जॉब भी वहीं पर ही की। आज भी वो वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। दादाजी वहीं पर अकेले रहते थे। जहाँ पर उनका घर था उसके जस्ट सामने एक जंगल था, और जंगल के बीचों बीच रेलवे के ट्रैक्स बने हुए थे। वहाँ से कई इंजन्स और ट्रेन गुजरा करती थी। उनके घर के जस्ट कुछ ही दूरी पर शंटिंग यार्ड्स भी थे, तो उनके घर के पास जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पर ढेर सारे ट्रैक्स थे। कई बार ट्रेन्स वहाँ पर भी पार्क होती थी। उनका एक दोस्त था जिनका नाम मेलो था। वो मेलो के साथ ही उन ट्रैक्स के पास अक्सर जाया करते थे और खेला करते थे। वहाँ पे कुछ खराब ट्रैक्स भी थी जिन पे ट्रेन कभी भी नहीं आती थी। वो उन्हीं ट्रैक्स पर खेला करते थे। मेलो के दादाजी शिकारी थे। वो जंगल में अक्सर शिकार किया करते थे और उन्हीं ट्रैक्स के पास से वो भी गुजरा करते थे। जब भी मेलो के दादाजी मेरे दादाजी को और मेलो को देखते थे वो हमेशा उन लोगों को डांट के भगा दिया करते थे। वो कहते थे कि यहाँ पर बहुत ढेर सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लोगों का ट्रेन से कट के एक्सीडेंट भी हो चुका है। इसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर आके खेला करते हो, जो कि बहुत गलत बात है। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने घर जाओ। मेरे दादाजी तो उनकी डांट सुन लेते थे और चले आते थे, लेकिन मेलो को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके दादाजी ने उनके दोस्त के सामने उनकी बेइज्जती की है। वो गुस्सा होकर चले जाते थे, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा उन्हीं ट्रैक्स पे आ जाया करते थे। मेरे दादाजी मेलो से बोलते थे कि जब तुम्हारे दादाजी ने मना किया है तो तुम वहां पर मत जाया करो, लेकिन मेलो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। खैर वो जगह उन लोगों के खेलने की जगह थी, इसलिए वो लोग भी वहीं पर ही रुक जाते थे। जब भी वो अपने दादाजी को देखते थे वो छुप जाते थे और उसके बाद वो दोबारा वहीं पर ही चले आते थे। एक बार एक हादसा हुआ। मेलो और मेरे दादाजी उन्हीं रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए थे। उस वक्त शायद शाम के 5 या 6 बज रहे थे। एक ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रही थी। मेलो को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो वहीं पर ही खड़े थे। दादाजी की आंखों के सामने ही वो ट्रेन मेलो के ऊपर चढ़ गई।
और मेलो के हाथ पैर बुरी तरीके से कट गए। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी मौत वहीं पर ही हो चुकी थी। मेलो ही बस दादाजी के एक अकेले लौते दोस्त थे। उनके अलावा उनका और कोई भी दोस्त नहीं था। इस घटना का उन पर बहुत बुरी तरीके से सदमा लगा। वो किसी से कोई भी बातचीत नहीं करते थे। कहीं ना कहीं अंदर दादाजी को यही लगता था कि मेलो की मौत की वजह वो खुद हैं। वो मेलो को रोक नहीं पाए कि वो उन ट्रैक्स पर ना जाए। इस हादसे को करीबन 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने तक दादाजी दोबारा उस जगह पर नहीं गए जहां पर मेलो का एक्सीडेंट हुआ था। 6 महीने बाद जब उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और वो अपनी यादों से उबरने लगे, तो वो उसी जगह दोबारा गए जहां पर मेलो का एक्सीडेंट हुआ था। वो वहां पर जाके रोने लगे क्योंकि उनको अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उनका पूरा दुख वहां पर दोबारा निकल आया। फिर ऐसे करके वो डेली वहां पर जाने लगे और अकेले वहां पर घंटों तक बैठे रहते थे। एक बार काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। उन्हें वक्त का ध्यान भी नहीं था। उस वक्त शाम के शायद 6 या 7 बज रहे थे। उनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। वो वहां से उठ के जाने लगे। सूरज लगभग डूब चुका था और ट्रेन्स के भी आने जाने का समय हो रहा था, और वो एरिया रात में थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, इसलिए उन्हें और भी नहीं रुकना था। जब वो वहां से निकलने लगे तो उनको हंसने की आवाज़ आई, और वो हंसने की आवाज़ किसी और की नहीं, मेलो की थी। जब वो उस आवाज़ की तरफ घूमे तो उन्होंने देखा कि उसी पटरी पर जहाँ पर मेलो का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर वो खड़ा है। उन्होंने साफ साफ उसे देखा। उन्होंने मेलो की परछाई भी देखी। वो हंसते हुए दादाजी को अपने पास बुला रहा था। ये देख के दादाजी एकदम डर गए थे। उनको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो एक सच है या नहीं। मेलो के बुलाने के वक्त दादाजी उसकी तरफ जा भी रहे थे। शायद वो चाह रहा था कि दादाजी उसी ट्रैक पर आ जाए जहां पर मेलो का एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रैक पर ढेर सारी ट्रेन्स आया जाया करती हैं, जो कि सुपर फास्ट ट्रेन होती थी, जो शायद रुकती भी नहीं थी। दादाजी उसके बुलाने पर धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, दादाजी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब वो उस ट्रैक के पास जा रहे थे तभी वहां से एक ट्रेन और गुजर रही थी, और उसके लोको पायलट ने शायद दादाजी को देख लिया था। इस बात का तो मुझे यकीन नहीं है। उसने ट्रेन की हॉर्न को बजा दिया, जिससे दादाजी तुरंत 2 मिनट के लिए होश में आ गए और उन्होंने दोबारा सामने मेलो को खड़े देखा। वो सुपरफास्ट ट्रेन मेलो के ऊपर से निकल गई, लेकिन वहां से मेलो गायब हो गया था, और ये पूरा सिनेरियो उनके साथ सिर्फ 30 सेकंड में ही घट गया था। ऐसा लग रहा था कि मेलो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, या उसकी आत्मा उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। दादाजी जैसे ही होश में आए, वो तुरंत ट्रैक से पीछे हट गए और अपने घर की तरफ भागने लगे। जल्दी जल्दी से वो जंगल के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। सूरज लगभग डूब ही चुका था। उन्होंने मेलो को देखा था और वो बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे। वो फिर भागते हुए अपने घर पहुंचे और अपने मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में बताया। उनके मम्मी पापा ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मेलो की मौत का सदमा अभी भी दादाजी अपने अंदर बैठाए हुए हैं। दादाजी ने ये बात बताने की बहुत कोशिश की, तो उनकी मम्मी पापा ने बोला कि अब तुम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। उस दिन के बाद से दादाजी वहां पर नहीं गए, लेकिन दादाजी अपने रूम की खिड़की से अक्सर ट्रैक की उस तरफ देखा करते थे, और उन्हें यह लगता था कि मेलो आज भी वहीं है और उनका इंतजार कर रहा है। कई बार तो दादाजी को ऐसा महसूस होता था कि उनके घर के बाहर उसी डायरेक्शन में जिस तरफ वो अपने दोस्त मेलो के साथ जाया करते थे, वहां पर कोई काली परछाई खड़ी है जो उन्हें देखा करती है, और वो काली परछाई दादाजी को अक्सर अपने पास बुलाया करती है। लेकिन उस काली परछाई ने कभी भी दादाजी को किसी ऐसे तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया कि उनकी कोई हालत खराब हो। लेकिन दादाजी अक्सर यही बताया करते थे कि वो परछाई उन्हें फोर्स करती है कि वो उसी ट्रैक्स की तरफ दोबारा आए। शायद इसी वजह से दादाजी आज भी वहीं पर ही रहते हैं। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और शायद आज भी दादाजी के दोस्त मेलो की आत्मा उसी ट्रैक पे उनका इंतजार कर रही है। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूं। मेरा नाम एंड्रू है। मैं सेंट्रल सदर्न इलिनॉय का रहने वाला हूं। ये घटना हम 4 लोगों के साथ घटी थी। मैं था, मेरा एक दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड।
हम 4 लोग मेरे घर पर बैठे हुए थे। उस वक्त हमारे पास कोई काम नहीं था करने को और हम चारों लोग बोर भी हो रहे थे। हम चारों लोग एक एक करके अपनी फेवरेट लोकेशंस के बारे में बता रहे थे कि हम वहाँ पर जाके घूम के आएंगे, लेकिन हम किसी एक के आइडिया पर रुक नहीं पा रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक रेलवे ट्रैक यार्ड है, वहाँ पर चलते हैं। वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान और बड़ी भी है। मैं काफ़ी सालों से वहाँ पर नहीं गया हूँ, शायद 1-2 साल पहले गया था। वहाँ पर मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाके बियर पिया करता था। हम सब लोगों ने मिल के वहाँ पर जाने का तय कर लिया। मेरे घर से वो रास्ता करीबन 1 घंटे की दूरी पर था। उस वक्त जब हम अपने घर से निकले तो शाम लगभग होने वाली थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, सूरज लगभग डूब चुका था। 2 साल में भी वो एरिया वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, या शायद पहले से और भी ज़्यादा सुनसान हो गया था। वहाँ पर बस एक सिंगल रेलवे ट्रैक बनी हुई थी और ट्रैक्स के एक तरफ जंगल था और दूसरी तरफ एक छोटी सी झील बहती थी। ट्रैक के जंगल की तरफ वाले कोने में पुरानी लकड़ियाँ, कुछ टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स के सैंपल्स और ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि शायद रेलवे डिपार्टमेंट वालों की ही थी। वहाँ से बहुत कम ही ट्रेनें गुजरा करती थीं। जब मैं पिछली बार आया था तो शायद 24 घंटे में 1 या 2 ट्रेनें। हमें उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए हम चारों लोग ट्रैक से थोड़ा दूर ही बैठे हुए थे। हम अपने साथ बियर लेके गए थे। हम बियर पी रहे थे और अपनी गर्लफ्रेंड्स को यहाँ पर घटी हुई पुरानी बातें बता रहे थे कि जब हम पुराने टाइम पे अपने दोस्तों के साथ आते थे तो हम यहाँ पर क्या किया करते थे। हम यही सब बात करके ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। शाम हो चुकी थी। हम अपनी कार की बोनट के ऊपर ही बैठे हुए थे। सूरज पूरी तरीके से डूब चुका था। रेलवे ट्रैक पर पूरा अंधेरा था। एक छोटी सी लाइट जल रही थी जो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ही लगी हुई थी। तभी बियर पीते हुए मेरे दोस्त ने हम सबको शांत कराया और उसने मुझे एक चीज़ दिखाई। अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट करते हुए उसने बताया कि जंगल के एक कोने में देखो, कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। हम सब देखने लगे। हम सब झील की तरफ खड़े थे और वो काली परछाई जो कि हमें देख रही थी वो ट्रैक के दूसरी तरफ खड़ी थी और शांति से बस हमें ही देख रही थी। मैंने अपने दोस्त से बोला कि तुम उसको इग्नोर करो, हो सकता है कि कोई आदमी हो जो वहां पर खड़ा हो। हमने उसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर बाद वो उस जगह से थोड़ा और आगे आ गया। जब हम चारों ने दोबारा उस चीज़ को देखा तो हमें बहुत अजीब लगा। मेरी गर्लफ्रेंड सैली ने बोला कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सेफ्टी की वजह से हमने उन दोनों को कार में बैठा दिया और उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे। वो काली परछाई हमें ही खड़े होकर वहाँ पर देख रही थी और तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरी। हम लोग उस परछाई को देख रहे थे। ट्रेन के हर इंच के गुजरने के बाद वो काली परछाई धीरे धीरे हमारे और पास आ रही थी। मुझे और मेरे दोस्त को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ट्रेन निकल गई और तब तक हम लोग भी कार में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। तभी मैंने देखा कि वो काली परछाई घूम के वापस जाने लगी है। उसके वापस घूमते ही मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और फिर वो गाड़ी से तुरंत बाहर नीचे उतर आया। उसको ये विश्वास हो गया था कि वो कोई आदमी ही है। उसकी गाड़ी से नीचे उतरते ही वो काली परछाई दोबारा रुक गई और हमारी तरफ घूम के देखने लगी और हम लोग फिर डर गए थे। मैंने अपने दोस्त से बैठने के लिए बोला। वो परछाई धीरे धीरे भागते हुए हमारी तरफ ही आ रही थी। मेरे दोस्त के हाथ में इसकी बियर की बोतल थी जो कि उसने उस परछाई की तरफ फेंक के मारी, और ताज्जुब की बात तो यह थी कि वो बियर की बोतल उस परछाई के आर पार हो गई और दूसरी तरफ जाके गिरी। तब तक वो परछाई हमसे करीबन 10 मीटर दूर तक आ चुकी थी। जब मैंने और मेरे दोस्तों ने ये चीज़ देखी तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और उससे घुमाई और वहाँ से निकलने लगे। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रही थी कि शायद 1-2 मिनट और अगर देरी हो जाती तो वो हमें पकड़ ही लेती। वो सिर्फ एक काली परछाई थी और कुछ भी नहीं। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। दूर से वो हमें छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब हम गाड़ी भगाते हुए आगे की तरफ आ गए तो उस रेलवे ट्रैक से दूर होते गए और वो दोबारा अंधेरे में डूबता चला गया और वो काली परछाई उस रेलवे ट्रैक के साथ उसी अंधेरे में डूब गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने अपने दोस्त से बोला भी कि तुमको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरे दोस्त ने बोला कि उसको नहीं पता था कि वो कोई इंसान नहीं है।
हम लोग पूरे रास्ते इसी के बारे में सोचते रहे और मैं बार बार अपनी गाड़ी के बैक मिरर में भी देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो काली परछाई हमारा पीछा कर रही हो। उस घटना के बाद से मैं और मेरे दोस्त लोग वहां पर कभी नहीं गए और ये घटना हमारे साथ पहले कभी भी वहां पर नहीं घटी थी। शायद मैं जब से वहां पर जाना बंद कर दिया हूं उसके बाद वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटा है जिसकी वजह से वो काली परछाई वहीं बनी रहती है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।